हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो भाई 6.3 का सॉल्यूशन चल रहा है और अब तक हमने इसके 21 सवालों को देख लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, उसमें लेक्चर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, समय लग रहा है एक्चुअली करने में, है ना। आप लोगों को इतना समय नहीं लगेगा करने में, मुझे समझाने में समय लगता है, इसलिए समय लग जाता है एक सवाल में 10 से 15 मिनट। लेकिन आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे या मैं भी अगर बैठ के करूं तो 2 से 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट में सवाल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं, ख़त्म करने का प्रयास करते हैं इस एक्सरसाइज को इस लेक्चर के अंदर कि सॉरी। चलिए बेटा बात करते हैं ना। तो 22वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब तक थीम सब समझा चुके हैं कि कैसे सवाल को अटेम्प्ट करना है, क्या देखना है, क्या पकड़ना है। और उच्चतम निम्नतम का सवाल है तो 2 ही विधियां काम में आती हैं, प्रथम अवकलन विधि या फिर द्वितीय वाली। द्वितीय ही लगा रहे हैं हर जगह। तो चलिए इसमें भी सवाल में जो चीजें हैं पकड़ते हैं उसको। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक तार है, ठीक है ना, एक तार है जिसकी लेंथ जो है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। द टोटल लेंथ ऑफ इट 28 सेंटीमीटर। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है, तोड़ देंगे। एक टुकड़े से वर्ग, अच्छा, और दूसरे टुकड़े से वृत्त। मतलब जब मैं इसे ब्रेक करूंगा, सपोज कर लो मैंने यहां से ब्रेक कर लिया तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ना आपके पास में, अगर मैं इसको ए बी कह दूं, इस ए बी हिस्से से तो मुझे बनाना है बेटे वर्ग, एक वर्ग का की रचना करनी है। चलो मैं बात मान गया। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, सपोज कर लो BC, ये वाला हिस्सा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है और इस हिस्से से बनाया जाना है एक वृत्त, सर्कल बनाया जाना है एक। चलो ठीक है। 2 टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए? लंबाइयों का मतलब आपको AB फाइंड आउट करनी है, आपको BC फाइंड आउट करनी है अलग से। ये जो 28 सेंटीमीटर है ये तो ओवरऑल दी गई है उसकी, यहां से यहां तक की 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना आपके पास में। तो हमें इस यानी कि AB फाइंड आउट करना रहेगा और BC फाइंड आउट करना रहेगा। साथ में क्या कंडीशन दी, जिसमें वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों का टोटल एरिया जो है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल बेटा, सम्मिलित का मतलब दोनों को जोड़ करके जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि निम्नतम होना चाहिए। तो देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं इस सवाल को यहीं से कन्वर्ट करूं, ठीक है ना, तो सपोज कर लो जो पहला हिस्सा है उसको हम x कह देते हैं, यानी कि x सेंटीमीटर हिस्से से तो हम बनाएंगे क्या बेटा? वर्ग बनाएंगे, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, क्योंकि ये x हमने पहले मान लिया है, तो इधर वाला हिस्सा 28 सेंटीमीटर में से आप x घटा दोगे तो इतने सेंटीमीटर जो हिस्सा होगा उस हिस्से को मोड़ करके आप क्या बना दोगे? एक वृत्त बना दोगे। बिल्कुल ठीक बात है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा। बना दोगे आराम से वृत्त। एक मिनट यार, चौक थोड़ी सी अच्छी सी ले लें, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब क्या करोगे बेटा? ध्यान से देखो, पहले क्या बनवा रहा है वो हमारे से क्वेश्चन के अंदर, 28 से वर्ग और दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। 2 टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, ठीक है, ओके। तो हमने क्या करा बेटा कि हमने हम लिख लेते हैं यहां पर, हल करते हैं सवाल को ना, कि माना 28 सेंटीमीटर लंबे तार के या तार को, है ना, लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया। ये तो बात है, विभक्त किया गया, ठीक है भैया।
पहले, है ना, पहले टुकड़े की लंबाई हमने मान लेते हैं बेटा, पहले टुकड़े की लंबाई को मैं x मान लेता हूं, x सेंटीमीटर तथा दूसरे टुकड़े की लंबाई भाई जब 28 माइनस एक्स होगी, ऐसे तो 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर है। बात क्लियर होगी ना आपको जो मैंने बताई आपको। आप देखो पहले हिस्से से हमने क्या बनाया, वर्ग, जितना भी लंबा तार होगा उसे ये मोड़ करके ये मोड़ करके ये मोड़ करके ये मोड़ करके, है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, अतः जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप समझते हो ना, है ना, परिमाप समझते हो कि इसकी सारी भुजाओं का योगफल वो कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ए बी तार से ही तो मोड़ के बनाना है। जब इसको ऐसे, ये तार हमने टुकड़ा तोड़ लिया, इसको मोड़ करके वर्ग बनाना है, तो इसकी जो भुजाओं की जो आपके पास में जो योग होगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, तो हमने इसका परिमाप x सेंटीमीटर कह दिया। परिमाप होता क्या है वर्ग का, ये होता है बेटे भुजा का, है ना, भुजा का 4 गुना होता है परिमाप जो होता है। तो इसका मतलब जो भुजा आ जाएगी, वर्ग की जो भुजा होगी बेटे, वो हो जाएगी x/4 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो चूंकि हम बात करने वाले हैं इसके क्षेत्रफल की भी, तो चाहो तो आप या रुक जाओ, अभी कोई बात नहीं, है ना। अब आप इस हिस्से पे आ जाओ। 28 माइनस एक्स क्या है बेटा, 28 माइनस एक्स को मोड़ करके एक वृत्त बनाया हमने, और जब वृत्त बनाएंगे तो ये बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। देखो अब जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि होगी यानी कि सरकमफ्रेंस होगी, वो अंडरस्टूड ही बात है कि 28 माइनस एक्स होगी। और वृत्त की परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि जो होती है उसको कहते हैं हम 2πr। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि होती है 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। देखो आर कुछ अलग चीज ली तो यहाँ कोने पे लिख दो, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है। जो भी कुछ अलग चीज आएगी तो उसको लिखना जरूरी होता है। जहां आर वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या को क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, आर। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी समझ में आई मेरी बात आपको। ये इसकी भुजा है, ठीक है ना, आपके पास में। अब देखो यहां से अगर मैं आर आर निकालूंगा तो आ जाएगा 28 माइनस एक्स, ठीक है ना, बटे 2π। 28 माइनस एक्स बटे 2π। तो अब हम लोग चलते हैं अगली कंडीशन पे, जिसके वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल। देखो तो यहां पे लिखते हैं सम्मिलित यानी कि टोटल, सम्मिलित क्षेत्रफल को मैं कह देता हूं कैपिटल ए, और वो बराबर हो किसका होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होता है भुजा का वर्ग, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है πr²। ठीक है बेटा, जो होता है πr²। ठीक है, अब ये थीम मैंने जो बताई थी इससे आपको समझ में आ गया होगा खेल क्या है। इसको साइड में नोट कर लेना, बहुत जरूरी चीज मैंने अभी आपको जो चित्र बना के दिखाया था बहुत सही बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा पाई, भुजा कितनी निकाली है आपने इसकी, x/4 का होल स्क्वायर प्लस πr² का मतलब हो जाएगा 28 माइनस एक्स बटे 2π का होल स्क्वायर। ये बात समझ रहे हो। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा मेरा x²/16 प्लस, देखो π² है तो बेटा इसको लिखो पाई गुणे 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 4π²। एक पाई से एक कट जाएगा
तो मेरे बेटे आपको जो क्षेत्रफल का एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 16 और 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 4 पाई। ठीक है मेरे भाई, 4 पाई। तो अब यहां से आप लोग, क्योंकि हमें करना क्या है, सम्मिलित क्षेत्रफल को न्यूनतम देखना है, तो यहां से आप लोग डबल डेरिवेटिव यानी कि द्वितीय अवकलज विधि लगा सकते हो। तो कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष, ठीक है बेटा, हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करने पर, तो अवकलन मैं यहां कर लेता हूं उधर की तरफ, ठीक है। तो जब अवकलन करेंगे तो बेटा आ जाएगा डी ए बटे डी एक्स बराबर, अब एक्स स्क्वायर बटे 16 का अवकलन करो तो 1/16 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x बटे 16 माइनस प्लस, देखो 1/4 पाई बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई बाहर आ जाएगा। और भैया इसका जब करेंगे 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो घात शुरू में और घात में से एक कम है ना आपके पास में, घात में से एक कम, ये वाली चीज़ थोड़ी सी आप 28 सेंट है ना, तो यहाँ पे लिख दो 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग को दोबारा डिफ्रेंशिएट अंदर वाले हिस्से करना पड़ेगा, तो यहाँ से केवल -1 निकल करके आएगा आपका, क्योंकि 28 का 0 है और माइनस का एक्स का हो गया -1, तो यहाँ से जो डी ए बटे डी एक्स बन जाएगा बेटा, वो आ जाएगा x बटे 8 प्लस ये 2 बार कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस का 28 माइनस एक्स बटे कितना बेटा 2 पाई, ठीक है 2 पाई। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम एक काम करेंगे, हम लोग क्रांतिक बिंदु के लिए है ना, या फिर निम्न उच्चतम निम्नतम के लिए हम लोग क्या करेंगे नाउ, जो डी ए बटे डी एक्स है उसको 0 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे हम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब इसको 0 बोलेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बटे 8 माइनस 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई बराबर 0, या x बटे 8 का जो मान है वो आ जाएगा 28 माइनस एक्स बटे 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का मान निकालना ना मैं तो चाहो तो इसे काट लो, 2 बार कट जाएगा ये, नहीं 4 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पाई x बराबर 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 8 32 का 2 हासिल लेके 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 माइनस के 4x, इसको धर ले आओ x वाले पोर्शन को, तो पाई x प्लस के 4x इज इक्वल टू 112, x कॉमन निकाल लो तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, x की वैल्यू आ जाएगी 112 बटे पाई प्लस 4, कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ठीक है, आपके पास में कितनी आ जाएगी बेटा 112 बटे पाई प्लस 4। तो आप इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अपने जो वो लगाते थे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 का हम लोग क्या करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं, ठीक है भाई। तो पुनः अवकलन करेंगे तो हमारे पास d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर निकल करके आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, x बटे 8, x की जगह हम रख देंगे 112 बटे पाई प्लस 4 है ना, अरे नहीं यार अवकलन करना है यार, क्या कहाँ जा रहा हूँ, जब इसका मैं अवकलन करूंगा x का 1 हो जाएगा तो केवल 1/8 बचेगा, माइनस यहां पर 1/2 पाई जैसे ही बाहर आएगा मेरे बेटा, यहां अंदर की तरफ 28 का अवकलन 0 और -1, फाइनली आप देखोगे d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो मान है बेटा वो 1/8 प्लस, क्योंकि माइनस आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, और हर कीमत पर ये पॉजिटिव होगा, हर कीमत पे ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब देखो इसमें रखने की जरूरत नहीं, यानी कि x बराबर
112 बटे पाई प्लस 4 पर, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो d2a ओवर dx स्क्वायर है वो 0 से बड़ा है, अतः क्षेत्रफल जो है वो कैसा हो जाएगा, प्लस होने पे क्या होता है, निम्नतम हो जाता है। क्षेत्रफल निम्नतम है, क्षेत्रफल निम्नतम है। इसका मतलब हमारा एक आंसर आ गया है x। हमने पहले हिस्से की लंबाई हमने निकाल दी है ना, आपके पास में पहले हिस्से की लंबाई हमने निकाल दी है। तो हमारे पास में पहला हिस्सा क्या बना रहा था, पहला एक टुकड़े से वर्ग, तो यानी कि वर्ग है ना, वर्ग बनाने वाले टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की जो लंबाई होगी, सीधी बात है हमने उसको x माना है, तो वो हो जाएगी 112 बटे पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। मेरे बेटे समझ में आ रही है आपको बात जो मैं बताना चाह रहा, जो आपको समझाना चाह रहा मैं। अब हमें दूसरा हिस्सा निकालना जिससे हमने वृत्त बनाया वृत्त बनाने वाले टुकड़े की लंबाई निकालने वाला मैं। वो लंबाई कितनी है बेटा, वो लंबाई है 28 माइनस एक्स। आप देख लो यहाँ पे 28 माइनस एक्स है ना, दूसरा टुकड़ा ही तो है वो, तो यानी कि 28 माइनस 112 बटे पाई प्लस 4। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लोगे तो 28 पाई प्लस 28, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा, 3 8 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस के 112 बटे पाई प्लस 4। तो यहाँ 112 से 112 कट जाएगा, 28 पाई बटे पाई प्लस 4। दिस इज द लेंथ ऑफ। तो ये आपके दो आंसर हैं, ये आपके दो आंसर हैं जो आपका स्क्वायर बनाएगा, ठीक है ना। मैंने सवाल को थोड़ा उल्टा लिखा है क्या इसमें, पहले वर्ग बना रहे हैं, ठीक करा है हमने, सही करा है। उत्तर देखते हैं जरा एक बार कि इतना लंबा चौड़ा ये काम हमने सही भी कर दिया या गलत कर दिया। गलत तो किया नहीं बेटे, कन्फर्म है, ये सही है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में था 6.53 का ये 22वां। अब ये उसने दो हिस्से दे दिए हैं, है ना, तो हमारे दोनों हिस्से ठीक हैं। तो अब लोग बेटे, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। आप इस लेक्चर को पॉज करके नोट कर सकते हैं इजीली। चलिए बेटा, अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का 23 क्वेश्चन नंबर 23 है, और बेटे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर भी हमें एक बढ़िया काम करना है। अच्छा सवाल है, आ जाता है एग्जाम के अंदर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या आर के गोले, यानी कि ये फिक्स दे दिया आपको, गोले की त्रिज्या फिक्स दे दिया, के अंतर्गत विशालतम, विशालतम का मतलब समझ लिए उच्चतम, है ना भाई, विशालतम कह दो या उच्चतम कह दो या फिर अधिकतम कह दो, महत्तम कह दो, बात एक ही होनी चाहिए। तो इसने कहा विशालतम शंकु का जो आयतन है गोले के आयतन का 8/27 होता है। अभी समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ। एक गोला है मेरे पास में, ठीक है ना, वृत्त नहीं है, गोला है, ठीक है ना, आपके पास में गोला, ठीक बना, हाँ ठीक है। इस गोले के अंदर बड़े से बड़ा जो मैं शंकु बनाऊंगा, बड़े से बड़ा जो शंकु बनेगा, विशालतम, छोटा नहीं बनाना है, विशालतम शंकु बनाना है मेरे को, ठीक है। विशालतम शंकु का जो आयतन है, अभी बात करेंगे, पहले शंकु बना लें यहां पे कहीं ना कहीं इसी लाइन पर जब आप लाइन बनाओगे, ये ऊंचाई बनाओगे शंकु की, तो ज्यामिति अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो ये मान के चलिए सेंटर इसी लाइन पे होगा। इस वृत्त का केंद्र, सॉरी इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस लाइन पे ही होगा। और बेटा सुन लो, ये जो दी गई है इसकी त्रिज्या, ऊपर वाली जो त्रिज्या है ये कितनी दी गई है, उसने कहा आर त्रिज्या, ये फिक्स है, दिस इज आर, ये हमारी क्या है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है आपको। अब देखो और कुछ चीजें दी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि सपोज कर लो कि जो हमारे पास
इसके सेंटर को मैं सी कह लेता हूं, सेंटर को क्या कह लेता हूं बेटा मैं इसके सी कह लो या ओ कहते हैं तो ओ कह लो, और इसके आधार को मैं सी कह लेता हूं यहां वाले को, यानी कि ये वाला जो बिंदु है एक मिनट यार सॉरी सी कहते हैं, इस वाले को पी कह लो, सी कह लो, इसको कह लो आप क्यू, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है क्लियर कि हमने ये कुछ नाम लिखे हैं, और ऊपर वाले पॉइंट को भी कुछ कह सकते हो, पी क्यू आर, आर तो हमने इसमें यूज कर लिया तो हम लोग ऊपर वाले पॉइंट को सपोज ए कह लेते हैं। आई एम सो सॉरी यार, धसका बड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि मुझे कई दिन से मेरी तबीयत जो है गड़बड़ थी, तो उसके बाद सब ठीक हो गया है, लेकिन बाद में थोड़ा सा खांसी वाली प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है भैया, तो वो ये कह रहा है कि भाई ये गोला है, ठीक है, इस गोले के अंदर जो सबसे बड़ा जो शंकु बनेगा, उसका जो आयतन होगा, है ना, जो इस शंकु का आयतन होगा, वो गोले का आयतन का 1/8/27 होगा। ये कहें कि शंकु के आयतन और गोले के आयतन में जो अनुपात होगा वो 8/27 होगा। सीधी सी बात है, ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके आयतन में और इसके आयतन में अनुपात 8/27 होगा। ये बात भी कही जा सकती है, बहुत अच्छे से कही जा सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो अब शुरुआत कैसे करें, क्या करना है इसके अंदर, बहुत इजीली करेंगे। हम कुछ चीजें मान लेते हैं, सपोज कर लो, क्योंकि हमें इसकी हाइट कंफर्म नहीं है, इसकी हाइट को हम लोग शंकु की जो ऊंचाई है उसको मैं टोटली एच कह देता हूं, बिल्कुल ठीक है, यहां से यहां तक की ये एच हो जाएगी। और बेटे इसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल आर कह देता हूं, क्योंकि कैपिटल आर त्रिज्या हमें दी गई है इसकी, तो हम इसकी त्रिज्या को क्या देते हैं। और एक चीज और कर लो देखो ये एक्स ही तो वेरी करेगा ना, इससे ही तो छोटा बड़ा होगा शंकु। देखो अगर एक्स अगर एक्स हमारा जो है पूरा का पूरा एच बन जाएगा, तो ये बड़ा लार्जेस्ट बन जाएगा, तो इस चीज को हमने कह दिया एक्स। इसे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, हम एक्स की टर्म में सवाल कर लेंगे। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना, जब सवाल को हल करेंगे बेटा, माना शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई हमने मान ली बेटा एच है, एच, या ऐसा कर लो स्मॉल आर, और ऊंचाई हमने क्या मान ली बेटा, ऊंचाई हमने एच, तथा एक चीज और मानी हमने, चित्र से कह दो सिर्फ ये वाली जो चीज है ओसी, इस ओसी को हम लोग कह देंगे बेटा कि ये एक्स है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब जो चीजें मैं आपके सामने करने जा रहा हूं सवाल के अंदर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार मैं कर दूंगा तो पूरा फिर इसको समराइज कर दूंगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अच्छा आप ध्यान से देखें जो ओसी है उसको हमने एक्स कह दिया है, ठीक है, और जो एसी है, अगर आप सी क्यू को देखोगे, इसको देखोगे, सी क्यू को देखोगे, तो उसको हमने आर कह दिया है। देख लो ना, इसको मैंने ओसी को एक्स कह दिया, इसको मैंने आर कह दिया। एक बार मैं सवाल कर दूं फिर मैं समझाऊंगा कि क्या करना था, ठीक है। और एक बात सुनो, और एक बात और सुनो, अगर हम एक चीज ध्यान दें, जो आपका ओ ए है, ओ ए मतलब ओ ए है आपका कैपिटल आर, जो कि हमारा गोले की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या बेटे, गोले की ये त्रिज्या है, ठीक है, ये हमारी गोले की त्रिज्या है। इतना कंफर्म है, इतना आपको सबको क्लियर है। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपके सामने लिखूं, अब ध्यान से देखो, चित्र से अगर मैं एक बात लिखूं, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि अगर मैं कहूं कि h जो है वो x प्लस आर के बराबर है, तो कोई मुझे मना कर दे, बताओ, कोई आदमी मुझे मना कर दे। मैंने इस h का मान भी इस x और r के पदों में, क्योंकि r हमारा चर है ना, इसके सापेक्ष अवकलन होगा, ये हमारा फिक्स है, तो हम लोग h का मान निकाल लेंगे। देख लो ना, ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की, x में r जोड़ेंगे तो h निकल जाएगी हमारे पास में, ये हाइट इतनी। समझे नहीं समझे आपके पास में, क्लियर है? ओके, समझ गया मैं, आपको समझ में आ गई होंगी बात है। और अब देखो
सबसे पहले आप देखो, जो शंकु का आयतन होगा, पहले इसकी बात करते हैं हम, शंकु का आयतन, तभी तो बात करेंगे ना। शंकु का आयतन जो होगा, शंकु का आयतन जो होगा हमारे पास में, क्योंकि हमने विशालतम शंकु के आयतन को ही करना है, इसका मतलब फंक्शन यही बनेगा हमारा। विशालतम का मतलब उच्चतम इसी को करना है, तो शंकु का आयतन का ही हमें, उसको हम v कह लेते हैं, और v होता है 1/3 पाई, है ना, r स्क्वायर h। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगर मैं एक चीज कर दूं आपके सामने कि सर जी 1/3 तो है ही है, पाई है ही है, r तो r है ही है, लेकिन h का मान मैं रख देता हूं r प्लस x, r प्लस x प्लस r। अब एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर बेटे, ध्यान से सुनो मेरी। हमने v बना लिया है, बेसिकली हमारा v बन गया है 1/3 पाई r स्क्वायर x प्लस r। मतलब देखो इसमें जो चर हैं, इसमें दो चर आ गए भाई। देखो जब हाइट, देखो शंकु ही तो विशालतम होगा, कम ज्यादा किसकी विमाएं होंगी, अब मेरी बात सुनो, कम ज्यादा किसकी विमाएं होंगी, शंकु की होंगी, तो उसकी त्रिज्या भी फ्लक्चुएट करेगी, उसकी त्रिज्या भी बदलेगी, है ना। त्रिज्या कभी छोटी होगी बड़ी होगी, तो हमें तो देखना विशालतम जो है, इसका मतलब त्रिज्या भी जब बदल रही है, परिवर्तनशील है, तो त्रिज्या भी एक हमारे पास में चर है। और अब इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चर आ गए, इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चर आ गए, एक्स बी और स्मॉल आर बी। तो अब अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ चर वाली प्रॉब्लम बन गई। तो इस चर वाली प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं भाई, हमारे पास में एक ओ सी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ओ सी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप इसको अभी यहीं रहने दो, समकोण त्रिभुज ओ सी क्यू में इस ओ सी क्यू में अगर आप देखोगे, सीधी सीधी बात है कि ये कैपिटल आर होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, देख लो गोले की, और ये भी गोले की त्रिज्या ही होगी। केंद्र से परिधि पर कोई पॉइंट अगर हो उसको मिला दें तो ये भी त्रिज्या आर ही होगी। तो हम लोगों को पता है कि जो आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, कर्ण का जो वर्ग होगा समकोण त्रिभुज में, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा, आर स्क्वायर के प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से आर स्क्वायर का मान अगर मैं निकालूंगा तो सीधी बात है, यह जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसको समीकरण 1 बना लो, और इसको समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भैया। तो जब रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा v बराबर 1/3 पाई, आर की जगह लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और x प्लस आर, या r प्लस एक्स ही लिख लो उसको भी, r प्लस एक्स। अब सही हुआ भाई, अब क्या हो गया, अब ये हमारे पास में सही हो गया। अब हम अपना इसमें मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, मेथड लगा सकते हैं। तो चाहो तो आप एक काम और कर लो, 1/3 पाई बाहर ही रह जाएगा, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपको इजी रहे। तो r की घात 3 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ठीक है बेटा, और माइनस के x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करना अब इजी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई ठीक करिए हमने, r की घात 3 आर एक्स, क्योंकि देखना जरूरी है, और बाकी सब ठीक है। यहाँ पर x के सापेक्ष आप क्या कर दोगे बेटे, अब हम मेथड लगा रहे हैं द्वितीय अवकलन विधि, अवकलन। तो यहाँ से मैं dv बटे dx का जैसे ही फाइंड आउट करने को, तो ये आपके पास में ये बाहर ही रह जाएगा, इसका 0 हो जाएगा अवकलन, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे केवल आर स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2rx, और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आपका x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप मुझे अभी बता दो बस, ठीक है। इतना जब ये आ जाएगा ठीक है ना, तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पॉइंट निकालेंगे, और dv ओवर dx को क्या रख लेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग dv बटे dx का मान 0 भर देंगे। किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, या फिर उच्चतम या निम्नतम मानों के लिए, क्रांतिक
बिंदु के लिए। तो यहां से बेटा ये थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। तो जब हम लोग रखेंगे जीरो तो ये वाला पोर्शन देखो पूरा जीरो रखा जाएगा, और इसको चाहो तो आप थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए था हमें और भी। देखो ये हो जाएगा यहाँ पर, अभी जीरो नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ पाई बटे 3, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 2r एक्स माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है जी। अब रखो आप यहाँ पर आप dv बटे dx को जैसे जीरो रखेंगे तो आप देखेंगे कि पाई बटे 3 है ना, ये पाई बटे 3 आर स्क्वायर माइनस के 2rx माइनस के 3x स्क्वायर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 2rx 3x स्क्वायर बराबर 0। तो अगर इस द्विघात समीकरण को सही किया जाए तो शुरू में लिख लो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर 3x स्क्वायर प्लस के 2rx माइनस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या करें बेटा, सॉल्व करें और r की अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें हम लोग, इसको 0 पुट करें। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें 0 पुट करें, तो इसको हम r की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। देखो 3x स्क्वायर, एक आइडिया आ रहा है, इसको 3rx माइनस rx लिख लो और माइनस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत होगी? देखो 3r स्क्वायर में से, या ये कहें एक कैसे टुकड़े घटाने पर 2 आता हो, सॉरी 3 कैसे टुकड़े घटाने पर 2 आता हो, तो 3 ही कम 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, फैक्टर कर रहा हूँ सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से 3x कॉमन निकालोगे आप तो x प्लस r आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का r कॉमन निकालोगे आप तो x प्लस r यहाँ भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस के r इज इक्वल टू 0 और x प्लस r इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक x की वैल्यू हो जाएगी r बटे 3 इस वाले फंक्शन से, और इससे आ जाएगी x की वैल्यू माइनस के r, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग किस वैल्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगी ही नहीं ना वैल्यू, तो ये हमारे पास में इस वैल्यू की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि गोले के विशालतम शंकु का आयतन विशालतम होगा भी या नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर लो। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर तो हमारे पास समीकरण 1 ये थी, तो आ जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर, ये पाई बटे 3 जो होगा तो ही रह जाएगा बाहर, यहाँ पे आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2r हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 6x हो जाएगा, है ना आपके पास में। फाइनली आप कहेंगे कि d2v ओवर dx स्क्वायर का जो मान है वो आ जाएगा पाई बटे 3, बाहर है ही है, अंदर माइनस के 2r एंड माइनस के 6x। अब इसकी वैल्यू इस पर चेक करो कि d2v ओवर dx स्क्वायर का जो मान कहाँ चेक करो, x इज इक्वल टू r बटे 3 पर। तो जब यहाँ भरेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव चीज़ मिलेगी या पॉजिटिव, उसको देखना रहेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 3, ठीक है, r बाई 3, किसके r बाई, ये कटेगा 2 बारी। फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर कि d2v ओवर dx स्क्वायर का जो वैल्यू है मेरे बेटे वो आ जाएगा पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड अंदर की तरफ आ जाएगा 2r और 2r माइनस के 4r, है ना, माइनस के 4r। फाइनली आप देखोगे माइनस बाहर आएगा तो 0 से छोटा, और 0 से छोटे का मतलब शंकु का आयतन, अतः x इज इक्वल टू r बटे 3 पर शंकु का आयतन विशालतम है, वही शब्द इस्तेमाल कर लो, विशालतम है, यानी कि या उच्चतम या विशालतम है।
हमारा एक टारगेट तो हो गया, लेकिन अब हमें इनके आयतनों की बात करनी है। आयतन आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ओके। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शंकु का आयतन, फिर निकाल लेते हैं गोले का आयतन, और दोनों को भाग कर देते हैं, तब हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप लोग जरा फटाफट बेटा एक काम कर लो, इस पूरे पोर्शन को नोट कर लो एक बार। ठीक है बेटा, इस पूरे पोर्शन को आप नोट कर लो, और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ठीक है ना। आपके पास में यहाँ 3 है। चलिए मैं ये वाला हिस्सा रफ कर रहा हूं, इधर वाला। अब हमें क्या करना है, हमें शंकु का आयतन निकालना है। देखो अब हम करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, जो करेंगे अब हम, जो हमारा ये विशालतम दिखाने का चक्कर खत्म हो गया। शंकु का जो आयतन है वो बेटा होता है कितना, 1/3 पाई आर। बहुत चीजें मिटा दी मैंने, उसकी जरूरत हमें पड़ दी है, पाई आर स्क्वायर एच। और आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो एच की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी थी वो एक्स प्लस आर के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर। और आर भी तो हमारे पास में जो है आर का भी तो रिलेशन था कि आर स्क्वायर इज इक्वल होगा, ठीक है ना, किसके के कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के। ये सब चीज़ें मिटाई गई हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लोगे, तो आ जाएगा कितना, हमने पहले भी निकाला था, तो आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे आप पाई आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और एच का जो मान है, ठीक है ना, एच का जो मान है, पहले एक काम करो यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, समय भी ज़्यादा लग जाएगा। पहले आप शंकु की विमाएं लिखो। देखो शंकु के लिए, किसके लिए, शंकु के लिए। अब इसकी ऊंचाई बताओ पहले क्या हो जाएगी। ऊंचाई जो एच होगी, वो एच आपको पता है, वो कैपिटल आर प्लस एक्स है, और अभी अभी आपने एक्स का मान निकाला है r/3, तो यहाँ लिख देंगे r प्लस r/3। ऐसे करें इसको, इसका मतलब आ जाएगा 4r/3। बात समझ में आ गया। अब शंकु की आप निकालिए, शंकु के लिए जो त्रिज्या बनेगी आधार की, और वो थी स्मॉल आर, वो थी आपके पास में स्मॉल आर। कैसे निकाली हमने, स्मॉल आर निकालने का तरीका क्या था बेटा देखो स्मॉल आर आसानी से निकल सकती है इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय, कि स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। बात समझे नहीं आप लोग, आप लोग बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको देखना होगा कि हमने इस ट्राइंगल से निकाला इस आर का मान। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाओ तो आधार का वर्ग बच जाएगा, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, आर स्क्वायर माइनस r²/9, क्योंकि आपको पता है आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, एक्स की वैल्यू r/3 निकाल रखी है। इसे सॉल्व कर लोगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 अंडर रूट में ही आ जाएगा 8r²/9, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा और अच्छा सा लिखना चाहते हो इसको, तो इसमें से आ जाएगा 2√2r/3। ये आपका क्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो आप फटाफट आप इसका शंकु का पहले आयतन निकाल लें, शंकु का आयतन निकाल लें। बस इसी के साथ खेल था, बाकी और किसी के साथ कोई खेल नहीं था, क्योंकि उसके आपको गोले की त्रिज्या कैपिटल आर दे ही रखी है, आराम से कर लोगे। तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे भाई 1/3 पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 2√3। तो इसका मतलब अंडर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, 2√2r/3 का होल स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना निकाल रखा अभी आपने, 4r/3। तो जो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3 पाई 8r²/9 गुणे 4r/3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 9 तिया 27 तिया 81, है ना, 8 चौक 32, 8 चौक 32, आर की घात 3 बटे, साथ में पाई भी है, 32 पाई आर की घात 3 बटे 9 तिया 27 तिया 81, है ना। तो ये आपके पास में शंकु का आयतन आ गया बेटा।
है ना। लेकिन हमें तो किसका चाहिए अभी, और हमें चाहिए गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, इसको आप कहो समीकरण नंबर कुछ भी कह लो, समीकरण अब तक एक बनी थी तो इसको 2 कह लो। ये होता है शंकु का आयतन होता है 4/, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इसकी गोले की त्रिज्या दे रखी है हमें इतनी, इसको कह लो 3। तो आपको क्या करना है, अब हमें इन समीकरण भाग करना है, हमें क्या करना, भाग करना समीकरण 2 को। भाई जब भी तो पता चला है कौन कितना है किसका, समीकरण 3 से आप भाग करो, देखो कितना मजा आएगा कि शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन बराबर बेटा हो जाएगा, जब ये बटाई आ जाएगा 32 पाई r इसकी घात 3 बटे 81 बटे 4 पाई r की घात 3 बटे 3। देखो पहले ध्यान दो, पाई से पाई कटेगा, r की घात 3 से r की घात 3 कटेगा, और देखो इसको लिखो, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 32 गुणे 3, है ना, बटे 81 गुणे 4। ठीक है बेटा। अब देखो 3 27 दिया 81 और 8 चौक 32, तो कितना आ गया 8/27। बिल्कुल। तो इसका मतलब इस गोले के आयतन को उधर लेके जाओ तो ये एक देखो अब बात वही बन जाएगी, शंकु का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा 8/27 गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब सोचते रहना बैठ के बात सही है या गलत है, यही उसने कहा था, यही उसने कहा था मेरे भाई, और इजीली आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, बहुत अभी क्वेश्चंस बाकी हैं और सवाल बहुत स्लो मोशन में हो रहे हैं बेटा। चलिए बेटा अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी बड़ा सरल सवाल है कहने को सरल, आप कह रहे हो सर एक एक सवाल कर रहे हो 20-20 25-25 मिनट में और कह रहे सरल है, समझाने में समय जा रहा है यार, और कुछ नहीं है। और देखो पेपर में 1-2 सवाल आना है तो आपको सवाल अच्छा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को करना क्या है। आपका सवाल सामने आपको दिखाई देगा जब आप पेपर के बिल्कुल नज़दीक होंगे और इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सवाल आने वाला है, क्योंकि आप उस समय तक काफ़ी सारे पिछले सालों के पेपर से भी आइडिया ले लेंगे किस तरीके का सवाल आपको मिलेगा, तो फिर आप उसी पे फोकस करना। वैसे इन चीज़ों को समझ लेना अच्छी बात है, और ये सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत मज़ा आप लोगों के लिए है, और बहुत दिमाग आपका खुल चुका है अगर इस तरीके के सवाल आप लोग कर पा रहे हैं तो। अच्छे सवाल हैं, ठीक है। कह रहा कि देखो लैंग्वेज कितनी भद्दी और बुरी बनाई इन्होंने। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, ठीक है जी, का दिए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई। देखो मैं तो समझ गया क्या कहना चाह रहा, क्योंकि अंग्रेजी में अगर आप पढ़ोगे इसको तो ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी में आप देखो यहाँ पे बड़े कंफ्यूजन सा बन रहा है। उसने एक कहा है शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, मैं बताता हूँ आपको, एक लंबवृत्तीय शंकु है और कोई कुछ नहीं है, एक लंबवृत्तीय शंकु है उसके अलावा कोई चीज नहीं है, ठीक है बेटा, एक लंबवृत्तीय शंकु है। उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ तो हमारा फंक्शन बनेगा, उसको तो हम लोग वैसे लेंगे, अगर पृष्ठ को एस ले रहे तो एस के बराबर लेकर के ds ओवर समथिंग कुछ चलेगा इस तरीके से, जो कि हम करते आ रहे हैं, यानी कि यहीं से विधि लगेंगे हम लोग, अवकलन विधि यहीं से लगानी शुरू करेंगे। दिए आयतन, आयतन फिक्स है, आयतन क्या है इसका, फिक्स है, यानी कि v जो आयतन है इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई होगी ये वाली ऊंचाई मींस h, है ना, h आधार की त्रिज्या की, आधार की त्रिज्या, अगर मैं इसकी आधार की त्रिज्या इसको मैं h मान लेता हूं, आधार की त्रिज्या को r मान लेता हूं, तो r की √2 गुनी होगी, ये दिखाना है मेरे को, ठीक है। ऊंचाई जो होगी ये मुझे दिखाना है, बशर्ते हमें न्यूनतम को, न्यूनतम पृष्ठ को न्यूनतम लेके चलना है। पहले थोड़ी सी बना ले हिसाब किताब। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तार फंस जाती है यार, कि माना शंकु की हम लोग क्या कह लेते हैं बेटे, ऊंचाई h, और आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या कह लेते हैं बेटा, स्मॉल r, और साथ में हम लोग कह लेते हैं आयतन v
तथा पृष्ठ जो हम उसको पृष्ठ कह रहे हैं एस है, हमने ये चीजें मान ली। बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? इतनी तो क्लियर बात हो गई होगी समझ में। अब आप मेरी बात सुनो, अब जो कहा है उसने जो दिया है कि आयतन जो V है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आयतन होता है, ये फिक्स है। ये क्या है बेटा? ये फिक्स है क्योंकि उसने इधर दिया है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है हमारे पास में। ठीक है बेटा, ये तो हमारा फिक्स है। अगर यहां से हम लोग थोड़ा सा एक रिलेशन बना के चलेंगे 3v इज इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फिक्स है तो हम लोग इसको ऐसे लिखो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसको ऐसे लिखो आप, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या चाह रहा हूं, यहां से मैं चाह रहा हूं कि h की वैल्यू निकाल लूं। किसकी वैल्यू निकाल लूं बेटा? यहां से मैं चाह रहा हूं कि h की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है ना? थोड़ा सरल करते हैं यार इसको, एक मिनट रुको जरा, मैं थोड़ा इसको सरल करता हूं। ऐसे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम कर दूंगा मैं इसमें। सोच लिया मैंने भैया, सोच लिया। अभी इसको नहीं करते, अभी तुम कंफ्यूज जाओगे अगर ऐसे करोगे तो, क्योंकि मुझे दूरदर्शिता थोड़ी सी दिख रही थी इसलिए मैं कर रहा था, आप कंफ्यूज जाओगे। पहले एस लिखिए जरा, शंकु का आप पहले पृष्ठ लिखिए। पृष्ठ क्या होता है शंकु का? उसको मैं एस कह रहा हूं, है ना? क्या कह रहा हूं बेटा? एस। एस होता है पाई आर एल, जहां पर एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाली। अब ये एल कहां से निकाला जाएगा? बिल्कुल निकल सकता है एल। एल निकालने का एक तरीका है, एल निकालने का एक तरीका है कि देखो, यहां देखो, चूंकि हमें पता होता है, अगर आप देखो कि एल स्क्वायर बराबर होता है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है ना। तो इस एल स्क्वायर की वैल्यू यूज करनी है, तो आप एक काम कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। तो एस स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। यहां से एस स्क्वायर का जो मान है वो आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एल की जगह आ जाएगा कितना, जगह आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो हमारा काम बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर दो चर हैं, है ना? एच और आर। तो हमें इनमें से किसी एक को भगाना पड़ेगा। इसको अभी समीकरण एक बना के यहीं छोड़ लें। अब आप आ जाओ, इसको एक चरों को एडजस्ट करना है। चरों को एडजस्ट का मतलब या तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आर में बने या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एच में बने। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा? कंडीशन उसने दी है, जो दिया गया आयतन है उससे बात करेंगे। तो आयतन जो है, जो पहले काम कर रहा था मैं यहाँ करूंगा वो काम। आयतन जो होता है V, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि मुझे यहाँ एच स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड का, या एक काम कर लो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच। बिल्कुल ठीक बात है। और इस मान को हम लोग ऊपर रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हम लिख लें समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 में हम ये रखेंगे तो एस स्क्वायर हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर तो बाहर था ही था, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 3v बटे पाई आर स्क्वायर की घात 2 और आ जाएगी। तो उसको लिखोगे आप एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। हम लोग ने ये स्क्वायर इसलिए करे ताकि अंडर रूट से बचे रहें, ठीक है ना, आपके पास में, ताकि अंडर रूट वाली चीज़ों से बचे रहें, है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज प्लस के 9v स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर और आर की घात 4, ये आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर चाहो तो अब इस आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, पाई स्क्वायर को बाहर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर की घात 4 प्लस, जब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूँगा देखो सबकी कर लो ना, किसकी कर लो? सबकी कर लो बेटा। क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर की घात 4 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से घात कट जाएगी, तो 9v स्क्वायर बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर के हमें सीधा सीधा अवकलन करना है, यानी कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर और आर की घात -2, आर की घात -2। अब मेरे भाई बात सुनो, देखो अगर s उच्चतम है या s न्यूनतम है तो एस स्क्वायर भी तो न्यूनतम होगा। तो अगर हम लोग ds ओवर डी आर निकालते थे तो सीधी बात है, अब एक काम करो, ds ओवर डी आर स्क्वायर ओवर डी आर निकाल लो। इसको आप एक फंक्शन मान के चलो, इसको एस स्क्वायर मानो ही ना आप, इस एस स्क्वायर को आप ऐसे बंडल से बंद कर लो। तो यहाँ पर आप x के सापेक्ष सीधा अवकलन करो, x के सापेक्ष क्या करो?
अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एस स्क्वायर अपॉन डी आर बराबर, देखो यहाँ मत सोचना कि यार दो शुरू में घात शुरू घात में से एक कम, ऐसा कुछ नहीं है, हमें इसी का अवकलन करना है बंडल का पूरे का, तो उसको चेंज, इसको कुछ आगे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमें यही निकालना है बेसिकली। यहाँ पे पाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, x की घात 4 था जब हमने मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है ना, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा भैया, 4r की घात 3 प्लस 9 v स्क्वायर बाहर आ जाए क्योंकि कांस्टेंट है, और घात शुरू में, और बेटे घात में से एक कम यानी कि -3। तो यानी कहने की बात ये है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं आप भी मेरे साथ चलो, ठीक है। तो कहाँ पे आ गए हम लोग, ये आ गया हमारा कि डी एस स्क्वायर अपॉन डी आर इज इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है जी। आप पेन पेपर बेटल साथ में लेके 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 वी स्क्वायर और आर की घात 3, वी स्क्वायर और आर की घात 3, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, वी स्क्वायर आर की घात 3। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे उच्चतम और निम्नतम के लिए, है ना, एस स्क्वायर के, या क्रांतिक बिंदु लिख दो, एस स्क्वायर के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग करने वाले हैं जो हमेशा करते हैं कि पहले डेरिवेटिव को हम लोग 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे, यानी कि इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब माइनस 18 वी स्क्वायर आर की घात -3 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब बराबर 18 वी स्क्वायर और आर की घात -3, या फिर देखो 4 पाई स्क्वायर आर की घात 3, देखो ये माइनस की घात है तो आप एक काम कर सकते हो 18 वी स्क्वायर बटे आर की घात 3 लिख सकते हो, इसको उधर ले आएंगे तो देखो इसकी आ जाएगी आर की घात 6, आर की घात 6 इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर बटे 4 पाई आर, 4 पाई स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ओके ठीक है। लेकिन अभी भी जो है, जो बात हम बताना चाह रहे हैं, हमें पॉइंट नहीं मिल पा रहा अभी भी, है ना, पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, पॉइंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या किया जाए इसके लिए, आप एक काम कर लो, यहाँ से ना ये v के पदों में लिखो क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, ऐसे करके इसे आप लिख लो, इधर ले आओ, देखो ये कट जाएगा 2 बारी, ये कट जाएगा 9 बारी, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि 2 पाई आर स्क्वायर आर की घात 6 इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर, कितना बेटे 9 वी स्क्वायर, ठीक है, इसको इतना ही रख लो। अब आप एक काम करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, 1 तो ऊपर बनाई थी ना, तो 2 थी जो हमारी ये सेकंड वाली, तो आप इसका दोबारा अवकलन कर लो, समीकरण 2 का, इसी का यूज करके देख लेंगे हम लोग, टेंशन ना लो, उच्चतम मिनिमम इसी का यूज करके देख लेंगे, आप देखते रहना अभी। समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर लेते हैं, तो जब हम करेंगे तो आ जाएगा d2s ओवर डी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर जो का तू, लेकिन साथ में आ जाएगा 3 आर स्क्वायर, है ना, माइनस 18 वी स्क्वायर तो जो का तू रह जाएगा, और घात आ जाएगी शुरू, घात में से एक कम, यानी कि आर की घात -4 आ जाएगी इस बार। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे d2s स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 तिया 12
4 तिया 12, ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। 4 तिया 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस प्लस 18 तिया 54 वी स्क्वायर और आर की घात 4, आर की घात 4। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर v का मान भरें, सपोज कर लो हम लोग क्या कर लेते हैं, v का मान भर लेते हैं। ये 9 था, यहाँ से v का मान निकाल लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा उल्टा इस बार कर रहे हैं, क्या जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 बटे 9, ठीक है ना। 9 वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमने कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर आर की घात 6, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू जो है ना, यहाँ पर ये वाली कर लेते हैं कि d2s स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर, कहाँ पर बेटा, इस पॉइंट पर, जब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 पाई स्क्वायर। भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो साइन चेक करना है इसका, तो कैसे भी कर लो, दिस विल इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के 54 गुणे वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 बटे 9, ठीक है ना, और साथ में आर की घात 4 भी तो पहले से रखी हुई है। तो यहाँ आप क्या देख पाओगे बेटे ध्यान से, 9 छिक्के 54 हो जाएगा, तो आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, यहाँ पे 2 घात कट जाएंगी, तो कितना बचेगा हमारे पास में, 12 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे जो वैल्यू बनी हमारी d2v स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू बनी, वो क्या बनी, 12 पाई स्क्वायर और 22 24 हो गए, 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है बेटा, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः वी स्क्वायर अर्थात v न्यूनतम होगा, ठीक है ना, क्या होगा बेटा, न्यूनतम है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इसका मतलब v स्क्वायर जो है अर्थात न्यूनतम है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो कुछ और बात करनी है, हमने ये वाली बात तो बता दी कि एक्सप्रेस्ड जो है न्यूनतम है। अरे v स्क्वायर थोड़ा ही क्या कर रहे हैं यार, s था यहाँ पर, ये s स्क्वायर था यहाँ पे, ये तो ठीक है, एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर तो प्रेस्ट है, तो एस है, तो एस हमारा न्यूनतम हमने दिखा दिया, लेकिन हमें ऊंचाई और उसके बारे में बात करनी है, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो रिजल्ट निकला था इसी से आ जाएगा हमारे समझ में सब कुछ। तो आप लोग जरा पहले फटाफट से इसको नोट कर लो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, कितना बड़ा बोर्ड भी, या चलो मैं इस चित्र को रफ कर रहा, इस चित्र में कुछ ज़्यादा समझाने लायक चीज़ थी नहीं, तो मैं यहाँ पे शायद वो काम करके दिखा दूंगा जो मैंने करना है, ठीक है ना। आपके पास में ये तो हमने बॉक्स में रख दिया, हमने अभी एक चीज लिखी थी। अब देखो ध्यान से सुनो कि वी स्क्वायर बराबर है 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 बटे 9 के। अब एक बात सुनो भैया, सुनो। आपने क्या करा था, ये यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एच के पदों में आपने वैल्यू निकाली थी, नहीं निकाली थी, तो यहां से v का मान निकाल सकते हो आप, और v का मान वहां पे भर सकते हो, यहां से v का मान निकाल करके वहां पे भरा जा सकता है। अब देखो इसको चाहो तो आप किसी एक समीकरण कह लो, या फिर एक काम कर लो इसको मत लिखो, पहले इसी को लिखो, चूंकि हमें पता है कि 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, h के है। अगर यहां से मैं v का मान निकालूं तो मेरा आ जाएगा h पाई आर स्क्वायर, है ना, बटे तीन, है ना। अब हमने जो रिलेशन निकाला था वो निकाला था कि v स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 बटे 3। तो यहाँ v का मान ये भर दो, तो v का मान स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा h स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की घात 4, ठीक है ना, आर की घात 4 बटे 9 बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की घात 6 बटे 3, ठीक है जी,
देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, समझ में आ रहा है आपको। यहां पे बचेगा और यहाँ 4 घात से 2 घात बचेंगे, तो एच स्क्वायर बटे 9 बराबर हो जाएगा 2। देखो पी स्क्वायर की वैल्यू जो थी यहाँ पे वो 9 था, यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया कि यहाँ 9 था, तो यहाँ पे आप 9 लेके चलेंगे। तो जब यहाँ 9 होगा तो बेटे 9 से 9 भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपके पास केवल सीधा सीधा क्या बचेगा कि एच स्क्वायर बराबर बचेगा 2 आर की घात 2, और दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल ले लें तो h बराबर आ जाएगा √2 और यहाँ आ जाएगा r। बताओ क्या करना था मेरे भाई, यही करना था ना। तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है सवाल में, हाँ कह सकता हूं कि इतना बिना प्रैक्टिस के 2 से 3 से 4-5 बार बिना प्रैक्टिस के सवाल को आप लोग यहां तक जो हमने मैनिपुलेशन करी है इसके अंदर, ये एक नई चीज आई है कि r का मान ना निकाल करके v का मान निकाल कर भी देखा जा सकता है। तो इस बात को हो सकता है कि हम लोग इसके पदों में देख लो, हमें तो सिर्फ मेन टारगेट क्या था कि इसका चिन्ह देखना था कि ये पॉजिटिव हो गया है नेगेटिव, ताकि हम ये देख सके कि उच्चतम है या निम्नतम है। तो हमने इस तरीके से सवाल को हल किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। हमने ये क्वेश्चन कौन सा करा बेटा, 24 करा है। कौन सा करा है, 24। तो 23 क्यों डाल दिया मैंने यहाँ। अब मैं 25 आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। 25 चलिए बेटा, अब इस एक्सरसाइज का मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, कई बार पेपर में आया है और आज हम इस सवाल को करेंगे बहुत अच्छे से। इजी सवाल है, जितने अब तक सवाल करे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत आसान सवाल है। उसने कहा है कि देखिए वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और यानी कि तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है, यानी कि ये तो दी हुई है तो ये कांस्टेंट हो गई, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई होगी एल वो कांस्टेंट हो जाएगी। अभी समझाऊंगा। महत्तम आयतन, इससे फंक्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है। शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो होता है वो इतना होता है, बहुत सरल है। आप क्या करो, सबसे पहले एक शंकु डिफाइन कर लो, इस तरीके शंकु बना लो, एक डिफाइन मतलब बना लो, सॉरी, ठीक है। और इस शंकु के जो अंग होते हैं बेसिकली वो क्या क्या होते हैं उनको लिख दो जरा। आपको पता है इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, त्रिज्या त्रियक ऊंचाई l हो जाएगी, ऊंचाई h हो जाएगी। अर्धशीर्ष कोण को मैं बोल देता हूँ थीटा है, इसको ही मुझे दिखाना है कि थीटा का वैल्यू जो है वो उतना आ जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स √2 होगा, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू √2 मुझे दिखाना है, ये मेरे को प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो यहाँ पहले मैं जब हल करूंगा तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा सवाल। कि माना पहले जो चीजें हमने चित्र बनाए उनको कर ले। माना शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r कोमा ऊंचाई को हम कह देते हैं बेटा h और त्रियक ऊंचाई को हम कह देते हैं जो दी गई है, त्रियक ऊंचाई जो दी गई है यानी कि कांस्टेंट है, त्रियक ऊंचाई l, तथा बात किसकी कर रहे हैं, आयतन की। आयतन को हम लोग कह देते हैं आयतन v है, ये हमने बात कह दी ऊपर, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, जो आयतन होता है शंकु का वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, है ना। अब भैया ध्यान से सुनो मेरी बात को आपको ध्यान से सुना, क्योंकि r ना दिया ना h दिया, हमें क्या दिया है, दी हुई त्रियक ऊंचाई l फिक्स है, l क्या है, फिक्स है। यहाँ पे एक चीज और लिखनी थी आपको, माना है ना, यहाँ कोमा लगा लो और है तथा अर्धशीर्ष कोण जो होगा, अर्धशीर्ष कोण हम उसको थीटा है, ये इतना कह देते हैं। आपको दिख भी रहा, मैं बहुत छोटा लिखने लगा आजकल शायद, ठीक है। अर्धशीर्ष कोण हमने थीटा कह दिया। तो मेरे भाई देखो अब क्या है, इसमें वेरिएबल कौन बनेगा जिसके सापेक्ष हम लोग बात करेंगे, हमारा थीटा ही रहेगा। थीटा के बारे में बात करें, थीटा ही कम ज्यादा होगा, है ना, तो थीटा फिक्स है। तो हम लोगों को क्या करना, r और h के मान थीटा और l के पदों में लिखने हैं, बहुत इजीली लिख दोगे आप। देखो शंकु से अगर हम ध्यान दें, इसको भी लिखते हैं, अगर आप ध्यान दें हमारा जो h है वो l cos थीटा होगा, अगर आपको दिक्कत ना हो रही हो तो इस बात को। इस समकोण त्रिभुज की बात करें अगर हम लोग, समकोण त्रिभुज ये बना हुआ है, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये थीटा एंगल अगर है, तो अगर मैं cos थीटा लगाता हूं तो आ जाएगा लंब बटे
आधार नहीं सॉरी आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे h का मान आ जाएगा L cos थीटा। ठीक है जी। उसी तरीके से हमारा जो r होगा, त्रिज्या होगी, उसको लिख सकते हैं हम L sin थीटा। चाहे आप देख लो, आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो इसके अंदर। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब बटे कर्ण, तो r का मान आ जाएगा L sin थीटा। तो हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो, अब आप आयतन निकालो। अब हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन v 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इजीली हो जाएगा, तो 1/3 इधर लिख लेते हैं थोड़ा। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह आ जाएगा हमारे पास में L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h की जगह आ जाएगा L cos थीटा। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 या पाई बटे 3 लिख देते हैं इसको, L की घात 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा। ठीक है बेटे। अब इसका हम थीटा के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन करेंगे और काम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखो देखो, तो हम क्या करते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष क्या कर लेते हैं बेटे, अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने पर, ठीक है ना, तो आपके पास में आ जाएगा dv बटे डी थीटा बराबर ये पाई बटे 3 L की क्यूब, तो आ जाएगा बाहर। अंदर दो फंक्शन है, तो पहला जो का तू दूसरे का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, प्लस दूसरा जो का तू पहले का जब अवकलन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा पहले 2 साइन थीटा, लेकिन दोबारा से करेंगे साइन थीटा का तो आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है बेटा। तो यानी कि dv बटे डी थीटा का जो मान है वो हमारे पास में पाई L क्यूब बटे 3 माइनस का साइन की क्यूब थीटा, ठीक है बेटा, और प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना आपके पास में। और अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे क्रांतिक बिंदु निकाल लो, है ना। तो क्रांतिक बिंदु के लिए, या फिर इसको थोड़ा सही करना चाहते हो और कॉमन वोमन निकाल करके कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा जो था कि जो आसान रहे आपको करना, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रख लो यार, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखते थे dv बटे डी थीटा को हम लोग क्या रख लेंगे बेटा, 0, मतलब ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा कि पाई L की क्यूब बटे 3 माइनस के साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सवाल है, पेपर में आएगा ये, थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, यही 0 होगा, तो हम लोग इधर की तरफ चलते हैं अब। ठीक है ना आपके पास में। ठीक है, फिगर को रफ कर दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो करना था फिगर से हो गया, लेकिन फिगर आपको बनानी जरूरी है बेटा, डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जब इसको 0 रखेंगे तो इसमें से पहले साइन थीटा कॉमन निकाल लो। आप क्या निकाल लो, साइन थीटा कॉमन। तो जब मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ से माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखो, यदि हम लोग बात करते हैं साइन थीटा बराबर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 0 तो जब होगा जब साइन 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो कि संभव नहीं है भाई। आप किसी भी शंकु के शीर्ष का अर्ध शीर्षकोण इसको 0 कर दोगे क्या, 0 कर दोगे तो फिर तो एक लाइन सी आएगी सीधी, शंकु थोड़ा ही बन जाएगा, तो 0 होगा ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। इसका मतलब हमारा दूसरा हिस्सा जो है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, या माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस खत्म, और कोस को बट्टे में ले आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये हो गया बेटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, या टेन थीटा का वैल्यू जो है, क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि ये जो थीटा होगा ये कन्फर्म है 0 और π/2 के बीच का ही होगा, है ना। आपको पता 0 से बड़ा इस ओपन इंटरवल से ही आएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग √2, चाहे लिख दो यहाँ पर, चूंकि x जो है, ठीक है ना, x जो वैल्यू लेगा वो 0 से π/2 के बीच की लेगा, इनके बराबर भी नहीं लेगा। ठीक है।
इतनी बात तो हो गई, इतनी बात तो बेटा हो गई। लेकिन अब उच्चतम देखना है हमें। आप कहोगे सर प्रूफ तो हो गया। हाँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप ये तो प्रूफ तो हो गया, लेकिन भैया ये काम तो करना ही पड़ेगा ना, मैथन चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप समीकरण जो एक आपने कहीं बनाई होगी उसका पुनः अवकलन करो, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो आप क्या देखेंगे, ये आप खुद भी कर सकते हो कि d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर डी आर स्क्वायर है, डी थीटा स्क्वायर है सॉरी, जो आएगा ध्यान से देखना, ये तो जो का तू रह जाएगा पाई एल स्क्वायर बटे 3 अंदर की तरफ। देखो इसका अवकलन कितना होगा, मैं लिख देता हूं -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कन्फर्म है। इसका दो जो का तू रह जाएगा, इसमें हम लोग सूत्र लगा देंगे, इसमें सूत्र लगा देंगे कि पहला जो का तू दूसरे का अवकलन यानी कि कॉस थीटा प्लस कहाँ थे हम लोग, हाँ दूसरा जो का तू साइन थीटा जो का तू, और जब कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन होगा तो हो जाएगा बेटे, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, ठीक है जी, और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पाई एल स्क्वायर बटे 3 अंदर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 जब आप लिखोगे तो आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। आप ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा पाई एल स्क्वायर बटे 3, ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, तो आ जाएगा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस की क्यूब थीटा, ठीक है जी। अब आप मेरी बात सुनो, हमें किस पे चेक करना है, जब थीटा आपके पास में कितना है, जब आपके पास में थीटा कितना है, जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ √2 है। तो आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ साथ साथ एक ट्रायंगल बनाकर, जो मैंने आपको प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अंदर सिखाया था कि इसको थीटा कह दो, tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार आ जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा, और यहाँ क्योंकि हमें साइन थीटा cos थीटा की जरूरत पड़ रही ना, तो यहाँ पर ये चीज़ निकाल लो, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 3 + 1, 2 का स्क्वायर 2 + 1 3, या जगह √3, ठीक है। तो यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकाल लो, वो आ जाएगा लंब बटे कर्ण √2 बटे √3, और कॉस थीटा का मान जो आ जाएगा बेटे वो आ जाएगा हमारे पास में आधार बटे कर्ण 1 बटे √3, ये दो मान आ जाएंगे, ठीक है। आप जब ये मान यहाँ पे रखोगे d2v ओवर डी थीटा स्क्वायर में, तो आप इसका चिन्ह देख पाओगे कि ये माइनस में बनेगा या प्लस में बनेगा। तो माइनस के 7 गुणे इसका वर्ग यानी कि इसके मान का वर्ग 2/3 गुणे 1/√3 प्लस 2 गुणे 1/√3 की क्यूब यानी कि 1/3 तो यहाँ से आप अगर आप देखोगे तो पाई एल स्क्वायर बटे 3, और ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा आपके पास 7 दूनी 14 माइनस के 14 बटे 3/√3 प्लस के 2/3/√3। आप यहाँ से देखोगे तो घटेगा तो आ जाएगा माइनस के 12, मैं बाहर निकाल दूंगा, पाई एल स्क्वायर बटे 9/√3, और जो कि माइनस में आ रहा नेगेटिव है, इसका मतलब हमारे पास में अतः हम ये कह देंगे अतः थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर, है ना, इसी पर तो बात करी जिससे हमने बात करी है, पर v जो है माइनस में आया तो महत्तम है, v महत्तम है। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः अर्धशीर्ष कोण बेटा थीटा बराबर tan इनवर्स √2 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर यू। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। और 26वां क्वेश्चन भी बेटा इसी तरीके से आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 26वें सवाल के अंदर भी आप ऐसे ही चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। उसने कहा है कि दिए हुए देखो उसने कहा है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दी गई थी, दिए हुए इस बार पृष्ठ दिया गया है, आयतन के लंबवत से अर्धशीर्ष कोण इतना है। चलो इसको कराते हैं बेटा, है ना, इसको हम लोग कराते हैं अभी, ठीक है। ओके।